हे फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैलरी की आईटीआर कैसे फाइल करें पोर्टल पे जाकर। ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें आपने मुझसे पूछा है कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊं जहां पर पोर्टल पर लाइव रिटर्न फाइल करके आपको दिखाऊं। सो हियर यू गो। सबसे पहले आप चले जाएंगे नए पोर्टल पर विच इज incometax.gov.in एंड देन लॉग इन। उसके बाद आपको मेंशन करना है अपना आईडी and then continue. Check this box and mention your password and continue. उसके बाद आप आ जाएंगे होम पेज पर। वेलकम बैक, सो एंड सो, फाइल नाउ। पोर्टल आपको दिखा रहा है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। हम सेलेक्ट करेंगे करंट असेसमेंट ईयर। फाइलिंग के दो मोड हो सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर सारा जितना भी डेटा है आपका सैलरी का, इंटरेस्ट का, वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। और ऑफलाइन के अंदर आपको अलग से यूटिलिटी डाउनलोड करनी है एंड देन रिटर्न फाइल करनी है। सैलरी के केस में आप ध्यान रखें, दोनों ही मोड अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के रिटर्न के लिए हम लेंगे ऑनलाइन मोड एंड देन कंटिन्यू। आपको यहाँ पे दिखाई देगा दो ऑप्शन है, रिज्यूम फाइलिंग एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने पीछे काम छोड़ा हुआ है रिटर्न के अंदर तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं न्यू फाइलिंग। ये मेरी एक फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। सो यहाँ पे हम जीरो से काम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसके बाद आपको दिखाएगा कि आप सेलेक्ट कीजिए एप्लीकेबल स्टेटस। सो फॉर मी इट इज इंडिविजुअल। आपका एचयूएफ है, अदर्स है, अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म। फ्रेंड्स, सैलरी के केस में एप्लीकेबल होता है आईटीआर 1। आप यहाँ देख रहे हैं 2, 3 एंड 4 चार ऑप्शन है। ध्यान रखें 1 किन किन केस में लगेगा। इंडिविजुअल हैविंग बीइंग रेजिडेंट अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम है 50 लाख रुपीज तक सैलरी की इनकम, प्लस 1 हाउस प्रॉपर्टी, प्लस अदर सोर्सेज की इनकम, प्लस एग्रीकल्चर इनकम। सो अगर आपके इन चारों में से कोई भी केस है या चारों ही है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है आईटीआर 1। एंड आपके ऊपर इनके अलावा कोई और भी इनकम है, जैसे कैपिटल गेन की इनकम है, आपने कोई शेयर्स सेल आउट किए जिसके ऊपर आपको हुई कैपिटल गेन की इनकम, या आपका बिजनेस प्रोफेशन है, आपका अपना काम है, उस केस में अलग आईटीआर एप्लीकेबल होती हैं। आईटीआर 1 वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इस केस में हमारे ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। ऑल राइट, हम आ गए हैं हमारे आईटीआर पर। आईटीआर के सिंपल 3 स्टेप्स हैं, वैलिडेट योर रिटर्न, confirm your summary and then verify, submit your return. So let's get started. आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे नीचे, इनको देखते हैं क्या है। आर यू फाइलिंग द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन? टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द लिमिट। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी ऑफ द रीजन एंड अदर्स। सो आपका जो भी रीजन है अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करें। फॉर मी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट, सो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड देन कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज आप अपने पास चाय कॉफी लेके बैठें। ऑल राइट, हमें एक मैसेज दिख रहा है कि हमने आपका डेटा प्री फिल्ड कर दिया है जो भी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल था। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है, वैलिडेट रिटर्न, एंड देन वी हैव कम टू कंफर्म योर रिटर्न समरी। इसके 5 स्टेप्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड्स, नए पोर्टल पे ये अच्छी बात है कि आप 1 स्टेप बाय स्टेप काम होगा, कोई भी स्टेप पे मिस आउट होने के कोई चांस नहीं है। सो जैसे ही हम एक स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हमें नया स्टेप दिखाई देगा। तो हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं अपना काम। इसमें आपको भरनी है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आप नए यूजर हैं तभी आपको फीड करना है। अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो आपका ये डेटा प्री पॉपुलेट होकर आएगा, ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर फिर भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप एडिट बटन को यूज कर सकते हैं एंड अपनी डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट फॉर मी देयर इज नो चेंज, सो मैंने अपना सेव कर लिया है। ओके, सो इन दिस वे हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होने जा रहा है। कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में देख लें। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पेंशनर्स हैं, अदर्स हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो। फाइलिंग सेक्शन,
कौन से सेक्शन में आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 139(1) क्या होता है, अगर आप ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। अभी ड्यू डेट क्या है फ्रेंड्स, करंट असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट्स हो गई हैं एक्सटेंड। इसके लिए मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2021। उसके बाद आपकी हो जाएगी बिलेटेड रिटर्न की कैटेगरी में आप चले जाएंगे। सो 139(1) को चेक इन करेंगे। फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, अगर आपको कोई भी नोटिस आया है इन सेक्शंस के अंदर तो वो जो भी हमारा नोटिस आता है उस नोटिस के ऊपर सेक्शन कोट किया हुआ होता है, तो आप वहां से देख के इसको फिल कर सकते हैं। The next one is, are you opting for new tax regime and under section 115 BAC? फ्रेंड्स आपको पता होगा पिछले फाइनेंस बजट में एक नया टैक्स रिजीम आया था जिसको ऑप्ट करने पे आपको कुछ डिडक्शंस को फोरगो करना पड़ेगा। वो डिडक्शंस क्या क्या है देखिए, सर्टेन अलाउंस अंडर सेक्शन 10 के कुछ अलाउंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। सेक्शन 16 में जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ डिडक्शंस चैप्टर 6 की आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको ये डिडक्शंस नहीं चाहिए है तो आप नए रिजीम में जा सकते हैं, अदरवाइज आप ओल्ड रिजीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई एम इनटू ओल्ड रिजीम, सो आई विल सेलेक्ट दिस नो ऑप्शन। बैंक डिटेल आपको फाइल करनी है, एटलीस्ट एक बैंक आपका यहाँ पे वैलिडेट होना मैंडेटरी है। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है एंड दैट्स इट। एंड नाउ कंफर्म। एक बार इन्फॉर्मेशन हमने फीड कर ली, चेक कर लें, उसके बाद आप करें कंफर्म। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है कंप्लीट। इट्स गुड, कीप गोइंग। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे हमारी सारी इनकम का ब्यौरा यहाँ पे आएगा। सबसे पहले इसने हमसे पूछे कुछ क्वेश्चंस। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर। और फ्रेंड्स आप चाहें तो ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं नीचे जाके। बट आई वुड सजेस्ट कि रिटर्न फाइल करते टाइम आप ये क्वेश्चंस पढ़े। हो सकता है आपके ऊपर इनमें से कोई एक्सपेंस एप्लीकेबल हो और आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाए। सो वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1 कहता है आपको कोई भी अगर ट्रैवलिंग का खर्चा मिलता है और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म वगैरह का मिलता है तो आप सेलेक्ट करें। अगर आप येस करेंगे तो एक और बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको अमाउंट फीड करनी है, और नो करेंगे तो आपको आगे प्रोसीड करना है। Number 2, are you eligible to claim exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance अगर आपको मिलता है। आपको अगर सेक्शन की डिटेल चाहिए क्या अमाउंट है तो आप यहाँ पे जाके रीड आउट कर सकते हैं for better understanding. For me it is no, not applicable. Number 3, as per information available with department, ये HRA की एग्जाम्पशन होती है जब भी हम सैलरी का कोई पर्सन है और वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनको ऑफिस से एक अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। सो इन केस वो अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो उनको कुछ एग्जाम्पशन मिलती है। कैलकुलेशन होती है एज पर सेक्शन 1013A और उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। सो ये जो डेटा है ये आपका आ रहा है फॉर्म 16 से जो आपको ऑफिस वाले देते हैं। फ्रेंड्स फॉर्म 16 कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपकी HRA की सारी डिटेल मेंशन होती है। सी हाउस रेंट अलाउंस एज पर सेक्शन 1013A, जितना अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है उतना ही अलाउंस हमारे पोर्टल में है। अभी पूछ रहा है डू यू अग्री विद द इंफॉर्मेशन, येस और नो। सो आई एम अग्री विद द इंफॉर्मेशन, सो आई विल से येस। अगर आप नहीं है अग्री तो आपको नो सेलेक्ट करना होगा। ऑल राइट। Are you eligible to claim exemption in respect of leave travel allowance? आपको कोई भी अगर LTA मिल रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स इसके ऊपर वाले में मैं थोड़ा क्लियर करूंगी। अगर आपको आप HRA की इंफॉर्मेशन से अग्री नहीं करते हैं सो आप सेलेक्ट करेंगे नो, और फिर उस केस में आपको अपनी करेक्ट HRA यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो फॉर मी आई अग्री विद द इंफॉर्मेशन, सो आई विल सेलेक्ट यस। एंड देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी, आपकी कोई और अगर एग्जाम्पशन है तो उसको आप सेलेक्ट करें एंड देन कंटिन्यू। इसके बाद हमें मेन पेज पे ले आएगा जहाँ पे हमें फीड करना होगा अपना सैलरी का डेटा, अपना हाउस प्रॉपर्टी का डेटा एंड ऑल। इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 1,
सो फ्रेंड्स, सैलरी का जो डेटा है, ग्रॉस सैलरी, वो फॉर्म 16 से हमारा पॉपुलेट होकर आ रहा है। वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम 16। अभी मैंने आपको फॉर्म 16 दिखाया था। फॉर्म 16 ये है जहाँ से ग्रॉस सैलरी का डेटा दे रखा है। टोटल ग्रॉस सैलरी का डेटा यहाँ से पॉपुलेट कर देता है। एग्जाम्प्ट अलाउंस, एचआरए की अलाउंस दिखा दी यहाँ पे। नेट सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है अंडर सैलरी, तो वो यहाँ पे है। एंड दिस इज हाउ हमने निकाल लिया इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें एक ही एग्जाम्पशन मिली बिकॉज हमने पहले क्वेश्चंस का आंसर किया था, उसके बेस पे पोर्टल ने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे ऊपर सिर्फ एक ही एग्जाम्पशन अवेलेबल है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई भी एक घर है, उससे कोई भी इनकम आ रही है या फिर लेट आउट है, तो आप उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 तरीके की हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप खुद रह रहे हैं, उसकी इनकम। अब आप सोचेंगे जिसमें हम खुद रह रहे हैं उसकी इनकम कैसे होगी? इसको यहाँ पे देने का पर्पज ये है कि अगर आपने उस घर को बनवाने के लिए कोई भी होम लोन ले रखा है, तो उसके ब्याज की छूट आपको इस सेक्शन में मिलती है। इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आई शो यू, आप सेलेक्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। इंटरेस्ट बोरोड ऑन कैपिटल, जितना भी आपने इंटरेस्ट यहाँ पे ले रखा है, जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसमें अकॉर्डिंगली लिमिट के हिसाब से आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये बेनिफिट है अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर ले रखा है और उस पे ब्याज अगर आप पे कर रहे हैं, होम लोन की किस्त पे अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप वो दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये इंटरेस्ट की छूट है। प्रिंसिपल की छूट हमें एक डिफरेंट सेक्शन में मिलती है, विच इज सेक्शन 80C, जो कि हम वीडियो में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मेरे केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 वेन एवर एप्लीकेबल। फॉर्म 16 से हमने डेटा को पिक कर लिया है। मेरा एक डेटा आ रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट आ रहा है अमाउंट का। फ्रेंड्स, आई कांट शो यू द फिगर्स बिकॉज ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप हेडिंग्स पे ध्यान दें। इसमें से कोई भी अगर आपको खर्चा हुआ है, जैसे आपको कोई एजेंट को पे करना पड़ा एंड ऑल, तो वो एक्सपेंसेस आपका डिडक्ट हो जाता है। आप यहाँ पे कोई और इनकम ऐड करना चाहते हैं, ऐड अनादर करेंगे। एंड इस तरीके की कोई भी इनकम है, जैसे कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक के में है, अगर आपका है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट फीड करेंगे यहाँ पे। फॉर मी इट इज नो। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक डिपॉजिट में, कोऑपरेटिव बैंक में, आपका कोई भी सोसाइटी इन इंडिया, और डू यू हैव एनी रिसीव एनहांस्ड कंपनसेशन अगर आपका है। जस्ट नाउ हमने भरा था डेटा कि हमारा बैंक एफडी के ऊपर ब्याज है, तो हमारा डेटा वो यहाँ पे आ जाएगा। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन? नो। अगर आपकी है तो आप यस करें। इंटरेस्ट डिपार्टमेंट, नो। एनी अदर, लाइक अगर आपको कोई भी पार्ट टाइम आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे आपको कुछ इनकम मिलती है, तो वो आप यहाँ पे फाइल करें एंड देन कंटिन्यू। हमने इस तरीके से अपना भर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैब, जिसमें कि हमारा एक ही डेटा एप्लीकेबल था, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ऑलराइट, अब हमारी आ गई है ग्रॉस टोटल इनकम। तीनों हेड की इनकम आ गई है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, तीनों हेड की इनकम से मिलकर बना ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आप देखेंगे नीचे छोटू सा दिख रहा है एग्जाम्प्ट इनकम। ज़्यादा करके लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि एग्जाम्प्ट इनकम है तो रिपोर्टिंग की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। दो द इनकम इज नॉट टैक्सेबल, फिर भी आपको इनकम रिपोर्ट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की, कोई भी आपको कंपनसेशन मिला है, वो SPF, RPF, सुपर एनविशन फंड मिला है, ये सारा जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप उसको सेलेक्ट करें और उसकी अमाउंट यहाँ पर फीड करें। फॉर मी इट इज़ नो। मैं इसको कैंसिल करके आगे बढ़ जाऊंगी। ऑलराइट, हमारा मेन पेज आ गया है। हाउस प्रॉपर्टीज, अदर सोर्सेज एंड एग्जाम्प्ट इनकम हमने भर ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंफर्म इट। हमने अपने 2 स्टेप्स बड़ी अच्छे से फिल कर लिए हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ग्रॉस टोटल इनकम। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, डिडक्शंस। यही वो स्टेप है जो हमारी टैक्स को बचाता है, टैक्स प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है। इसमें देखिए क्या लिखा है,
includes tax saving deductions और payment towards life insurance, medical premium, pension fund, provident fund etc. चलिए देखते हैं। इसमें अगेन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आधार पर ही ये आपको विंडो दिखाएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? यस, मैंने डोनेशन कर रखी है। आगे आपको जाके एक 80G का शेड्यूल भरना होगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च? नो। 80GG नो। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेक्शन की पर्टिकुलर डिटेल जाननी है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं उस सेक्शन की डिस्क्रिप्शन और ये जज कर सकते हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जीजी एप्लीकेबल होता है अगर आपको एक HRA नहीं मिल रहा है, आप खुद के बिजनेस प्रोफेशन में हैं और रेंट पे कर रहे हैं किसी घर का, तो वहाँ पे 1013A आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप इस सेक्शन में आके क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे लिखा है देखिए कि आप दोनों सेक्शंस के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हैं। 1013A एंड 80GGE के अंदर एक ही सेक्शन के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। सी, बोथ एग्जाम्पशन फॉर HRA एंड डिडक्शन फॉर रेंट पेड अंडर 80GG नॉट बी क्लेम, एक ही सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड 80C, फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? मोस्टली ITRs के अंदर 80C का डिस्कशन जरूर होता है। 80C के अंदर अब क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। 80C के अंदर हम फाइल करते हैं एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टुवर्ड्स, सबसे पहले EPF, जो भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपका करता है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, PPF आपने पे किया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने किए, या टैक्स सेविंग 5 ईयर्स की डिपॉजिट आपने की, आपने कोई होम लोन ले रखा है उसका प्रिंसिपल आप पे कर रहे हैं, या चिल्ड्रन एजुकेशन फुल टाइम 2 बच्चों तक की चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस जो होती है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होती है। सो सेक्शन 80C को आपको ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से फीड करना है। मेरे केस में यहाँ पे एक अमाउंट आ रहा है। डू यू अग्री विद द इंफॉर्मेशन? नो, बिकॉज इसमें मेरी एलिजिबल लिमिट से कम दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट कर लूँगी एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आर यू एलिजिबल टू क्लेम 80CCD2? अब ये क्या होता है? CCD2 होता है अगर आप कोई भी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप ऑफिस एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई पेंशन स्कीम खोल रखी है जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम बाय द गवर्नमेंट, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सो फ्रेंड्स उसकी छूट यहाँ पे आपको मिलती है। ये जो छूट है ये 80C के अलावा है। 80C के अंदर आपको 150 तक की छूट मिलती है एंड CCD1B एंड CCD2 के अंदर 50,000 की डिडक्शन उसके अलावा मिलती है। सो टोटल आप 2 लाख तक की सेविंग, टैक्स सेविंग आप नहीं कर सकते हैं। सो फिलहाल मैंने कुछ मेरे SSC ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है यहाँ पे, सो आई विल सेलेक्ट नो। सेक्शन 80D में अगर आपने कुछ भी कुछ भी आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप वगैरह करवाने में खर्चा किया है तो आप वो मेंशन करें। 80E होता है अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन ले रखा है, हायर एजुकेशन, किसके लिए? खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? अगर आपका है तो आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो एंड देन कंटिन्यू। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक शेड्यूल दिखाई देगा जो भी हमने सेलेक्ट किया था 80C 80D, ये हमने ऑलरेडी उसके अंदर सेलेक्ट किए थे। सो ये शेड्यूल्स हमें करने हैं यहाँ पे फाइल। फ्रेंड्स, अब हमें पूरा ये सारे शेड्यूल्स फाइल करने हैं, 80C को डिटेल डालनी है। सो 80C में जैसा कि मैंने आपको पहले बोला क्या क्या होता है, LIC में अगर आपने इन्वेस्ट किया, अगर आपने PF में इन्वेस्ट किया, सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्ट किया, NSCs के अंदर इन्वेस्ट किया, सीनियर सिटीजन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट किया, सो वो सारी जो डिडक्शन है वो आपकी यहाँ पे क्लेम होगी। अमाउंट इसने फॉर्म 16 के हिसाब से दिखा दिया। अगर आपको एडिट करनी है अपना डेटा तो आप इस पे जाके एडिट कर सकते हैं और अपना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। अमाउंट फ्रेंड्स, आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर आपको एक लिमिट मिलती है 1,50,000 की, उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सो 80C
प्लस ट्रिपल सी एंड CCD1, एक्चुअली 3 सेक्शंस की लिमिट है 150 रुपीज़। ATC तो हमने डिस्कस किया कि LIC हो गया, PPF हो गया, PF हो गया, उन सब के लिए। अभी ट्रिपल सी किसके लिए है? ट्रिपल सी है एक पेंशन फंड के लिए जो कि ऑर्गेनाइज्ड है बाय द लाइफ इंश्योरेंस, तो मे बी LIC और मे बी अदर इंश्योरेंस, बट इट शुड बी ए पेंशन स्कीम। प्लस CCD1 क्या है? CCD1 है आपने कोई भी पेंशन स्कीम में ही इन्वेस्ट किया, लेकिन दैट शुड बी बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम। सो ट्रिपल सी एंड CCD1 जो है वो पेंशन स्कीम्स के लिए हैं। इन तीनों की लिमिट है 150 लाख रुपीज। सो आप जितना भी क्लेम करें, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको 150 लाख रुपीज तक की एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 80C मिल जाती है। 80C को मैं चाहती हूँ आप अच्छे से ध्यान दे के भरें। वैसे भी सैलरी स्लिप्स के अंदर फॉर्म 16 के अंदर पूरा क्लियरली मेंशन होता है। सो आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी मिस ना करें और जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो अच्छे से इसको फाइल करें। सेक्शन 80D के अंदर आपने जो भी खर्चा किया है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, चेकअप के ऊपर, वो सारा यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो लेट्स गो। Edit 80D deduction. Whether you or any of your family member is senior citizen, so I will select no. सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मैंने नहीं ले रखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने किया हुआ है, सो आई विल मेंशन अ नंबर हियर। मूविंग टू नेक्स्ट, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन यहाँ पे नहीं है। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, नो। सो इनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। सो मेरी यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट आ गई है। फ्रेंड्स, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके लिए आप 5000 रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई BP चेक करवाया, शुगर चेक करवाया, थायराइड चेक करवाए साल भर में, तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। द अपर लिमिट इज ₹5000। हमने फिल कर लिया है 80C 80D एंड देन अदर सेक्शंस। 80CCD2 होता है जब भी आप किसी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और तो उसके लिए CCD2 है। यहाँ पर क्लेम होता है बाय द एम्प्लॉयर, जितना भी आपके एम्प्लॉयर ने आपको लिए कंट्रीब्यूट किया है वो। 80D हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। 80G डोनेशंस टू सर्टेन फंड एंड चैरिटेबल, इसको हम फाइल करेंगे बिकॉज हमने इसके लिए येस सेलेक्ट किया था। ऑल राइट, सबसे पहले इसने पूछा डोनेशन टाइप। यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी दिखाई देगी। डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 100%, 50% एंड 100% एंड 50% एंड सो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन से के अंदर आ रहा है? सो उसके लिए फ्रेंड्स आप डोनेशन रिसीट देखें, उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आपका डोनेशन कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट करता है। सो चलिए हम 1 बाय 1 ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। हमने डिटेल्स फिल कर ली है, नीचे अमाउंट मेंशन कर दी है एंड देन सेव। अगर आपको कोई और डिटेल ऐड करनी है, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया है जैसे कि PM केयर्स फंड एंड ऑल, वो भी एलिजिबल है, तो आप करेंगे ऐड एंड देन सेव। ऑल राइट, हमने अपना 80G का शेड्यूल भी भर लिया है। 80G एंड देन GGA में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। TTA फ्रेंड्स, TTA होता है कि आपको अगर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 तक की छूट है। प्लीज नोट हियर, आपको FD के अंदर जो ब्याज मिलता है उसकी कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। ओनली सेविंग बैंक अकाउंट तक की 10,000 तक की छूट अवेलेबल होती है। अभी मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, सो मैं आगे बढ़ूंगी। टोटल डिडक्शंस मेरी आ गई है एंड देन कंफर्म। सो एक तरीके से हमने अपनी सारी डिडक्शंस की डिटेल को फिल कर लिया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टैक्स पेड। जितना भी टैक्स आपने पे किया है, चाहे TDS पे किया है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होंगी। आप भी चेक कर सकते हैं व्यू फॉर्म 26A से 20, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको उस पेज पे लेके चला जाएगा। लॉग इन करेंगे एंड देन आपको फॉर्म 26AS आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब अगर आपको इसके लिए वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो आई बटन में टक की हुई है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, मूविंग अहेड। डिटेल ऑफ TDS ऑन सैलरी इनकम, आपकी जितनी भी सैलरी के ऊपर TDS कटा है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ रही है।
डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाती है बिकॉज ये लिंक है किससे, फॉर्म 26A से यहाँ पे लिंक है, सो डिटेल आ जाएगी। डिटेल ऑफ टीडीएस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, आपका कोई इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे फाइल हो जाएगी। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, 16C के अंदर जो भी टीडीएस कटा है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, साथ साथ में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टीसीएस, आपका कोई भी टीसीएस अगर कटा है, डिटेल ऑफ टीसीएस कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स, तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपने कोई भी अगर एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसको यहाँ पे करेंगे फाइल एंड देन कंफर्म। सो दिस इज इन दिस वे हमने 4 स्टेप्स अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। यू कैन सी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, द वेरी लास्ट स्टेप जिसमें हमें बताया गया है कि ये मेरी कंप्यूटेशन है, इतना टैक्स आप पे कर चुके हैं, इतना आपका और पे या रिफंड बनता है। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखा दी, ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन इनकम, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको नीचे दिख रहा है, 5 लाख की इनकम तक इतना टैक्स बनता है उसके ऊपर एंड ऑल। रिबेट 87A, फ्रेंड्स रिबेट एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल जिनकी 5 लाख तक की इनकम होती है, उनको रिबेट मिलती है। आफ्टर रिबेट हेल्थ सेस 4% लगता है। टोटल टैक्स आ गया, रिलीफ आ गया। फ्रेंड्स रिलीफ क्या होता है, अगर आपको कोई भी एरियर्स मिला है, पिछले सालों का एरियर्स मिला है, 7th कमीशन लगाया, टोटल इकट्ठा पैसा मिला है, तो वो टैक्स होगा जिस साल में मिला है। सैलरी का ये रूल है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन रेट आपको हो सकता है ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए, तो उस केस में आपको मिलती है रिलीफ। बिकॉज ये बिलोंग करता है पुराने पीरियड से, बट मिल इस पीरियड में रहा है, इसलिए जो भी रिलीफ बनता है वो दे दिया जाता है। बैलेंस टैक्स आ गया आफ्टर रिलीफ। इसके बाद है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 234A लगता है जब आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते। 234B लगता है जब आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते। 234C लगता है भी एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। एंड 234F इज डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो थैंकफुली मेरे केस में कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, आई होप आपके केस में भी नहीं होगा। सो आपका टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट का फिगर आ गया है एंड देन कंफर्म। ग्रेट, हमने हमारे चारों स्टेप्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, कंफर्म्ड आ गया है एंड देन प्रोसीड। इसके बाद आपको दिखाएगा कि आपको पेबल है कि रिफंड है। मेरे केस में बन रहा है रिफंड। आपको अगर पेबल दिखाता है तो आप पहले पे करें, उसको रिटर्न के अंदर शो करें एंड देन रिटर्न फाइल करें। मुझे दिखा रहा है रिफंड, सो मुझे पेमेंट की कोई लोड नहीं है। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन आ गया, रिफंड अमाउंट आ गया एंड देन प्रीव्यू रिटर्न। आप अपनी रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पर आकर। यू कैन सी असेसी का नाम आ गया, एक एक्नॉलेजमेंट आ गया, आप इसको जाके करेंगे कंटिन्यू, प्रोसीड। इसके बाद आपको ITR V दैट इज एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ये वही डेटा है फ्रेंड्स जो हमने खुद फाइल किया है अभी तक। सैलरी की डिटेल, अदर सोर्सेज की डिटेल, ये सारा डेटा हमने वहाँ यू कैन सी द डिडक्शंस अमाउंट एंड ऑल, ये सारा डेटा जो हमने फाइल किया है वही सारा यहाँ पे हमारा शो हो जाता है। ऑल राइट, स्क्रॉलिंग डाउन एंड दैट्स इट। प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब हमारी रिटर्न होगी वैलिडेट एंड सी वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। इस रिटर्न के अंदर कोई भी एरर डिपार्टमेंट को नहीं मिली है। अगर आपके रिटर्न में आती है एरर तो पहले उसको क्लियर करें। पोर्टल आपको पॉपअप दे देगा कि किस पेज पे कहाँ भी एरर है, सो डोंट वरी, वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करें। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, द वेरी लास्ट स्टेप, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने वैलिडेट कर ली, टैक्सेस बनता है तो आप पे करें, वेरीफाई एंड सबमिट। सो ये हमारा हो रहा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के होते हैं 3 तरीके। ई वेरीफाई करें, आधार OTP जो कि डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करता है। दूसरा वे हो सकता है ई वेरीफाई लेटर, आप रिटर्न सबमिट कर दीजिए लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर आप वेरीफाई कीजिए। नंबर 3, वेरीफाई वाया ITR V। आप ITR V को डिपार्टमेंट में 120 दिन के अंदर भेज सकते हैं। ऑलराइट, मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। और
पहले मैं इस वीडियो को दूंगी विराम। आज की मेरी वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई भी क्लियर था, कोई डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जैसे कि आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म 26S कैसे डाउनलोड करते हैं, वो मैंने आपके लिए इस पेज पे सारे लिंक कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।